नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर के इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और उसमें है कैसे रिहा हुआ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह। छत्तीसगढ़ नक्सली हमला जो बीजापुर में हुआ अभी 2 या 3 अप्रैल को यह घटना घटी है। लेकिन इस घटना के पीछे पहले हम लोग जाते हैं। नक्सली हमला होता क्या है, नक्सलवाद होता क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। उसके तब यहां पर हम लोग आएंगे, फिर इसके समाधान भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। नक्सलवाद है क्या, पहले ये आप जानिए। 1967 में पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है पूरा, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और शुरुआत किसने किया था? चारू दत्त मजुमदार और कानू सान्याल ने। ये वैसे है तो सामाजिक आर्थिक आंदोलन, लेकिन वर्तमान में इसने हिंसा का रूप ले लिया है। इस कारण से भारत सरकार को भाई सबको एतराज होगा और इसको दमन करने की कोशिश करती है। जो इसके उद्देश्य थे, उद्देश्य तो सही थे, क्योंकि इनका कहना था कि भारत में बहुत ही ज्यादा असमानता व्याप्त है। 1% लोगों के पास 75% धन है और बाकी 25% के पास तो कुछ है ही नहीं। बाकी लोगों के पास कुछ है ही नहीं, यानी 99% के पास कुछ है ही नहीं। ये जो डाटा था, आज भी है ये भारत में, ये डाटा ही इस नक्सलवाद आंदोलन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरक हुआ। अब आप ये आइए कि इस नक्सलवादी आंदोलन की जो विचारधारा वो आई कहां से? वो विचारधारा आई चीन से, माओ जेडांग की पॉलिसी। माओ जेडांग में जो माओइस्ट जो मूवमेंट चलता है या चल रहा है, चलता रहता है, जिस आधार पे उन्होंने चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना किया था, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित है और वहां पर यह हिंसा का रूप लिया हुआ है। इसका यहां भी हिंसा का रूप आ गया है। अब इनकी टेक्निक क्या है? इनकी टेक्निक यह है, ये गुरिल्ला वारफेयर के माहिर खिलाड़ी होते हैं। गुरिल्ला वारफेयर क्या है भाई? जब आपका शत्रु बहुत ताकतवर हो और आप कमजोर हो तो आप छुपकर हमला करते हैं और इसके लिए जंगल में, पहाड़ी इलाकों में, उबड़ खाबड़ जगहों पर ही आप घूम तलाश करते कि वहां पर आप अपने शत्रु को लेकर चले आए और वहां पर हमला किया जाए। भारत में ये गुरिल्ला वारफेयर के जनक माने जाते हैं शिवाजी। शिवाजी दक्षिण भारत में थे, औरंगजेब की सेनाएं बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, तो वो महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट था, महाराष्ट्र बेल्ट में ही थे शिवाजी। वो बेल्ट उबड़ खाबड़ वाला जगह था और जितनी मुगल सेनाएं आती रहती थी वो ऐसे ही पराजित करते रहते थे। तो भारत में गुरिल्ला वारफेयर शिवाजी ने शुरू किया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जब हम जाते हैं तो चाइना का नाम आता है, माओ जेडांग का नाम आता है। तो भारत के कुछ राज्य, हालांकि अब तो धीरे धीरे इसको बहुत मिनिमाइज किया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ राज्य इससे प्रभावित है। जैसे आप पश्चिम बंगाल आप देखेंगे, झारखंड देखेंगे, बिहार देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे, यहां पे छत्तीसगढ़ देखेंगे, फिर आंध्र प्रदेश देखेंगे। इन सब जगहों पर नक्सलवादी मूवमेंट चला करता है। अब हम वर्तमान घटना पे आते हैं। ये तो हो गया नक्सलवाद। ये नक्सलवाद क्या है पूरा हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वर्तमान घटना पे आते हैं। 2 से 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। पूरी एक इनकी बटालियन गई थी। क्यों? नक्सली कमांडर एक था, हिडमा नाम था, है अभी भी है। उसका कोई फोटो नहीं, एक फोटो उसके बहुत पहले का फोटो है, मीडिया में आया हुआ है। बाकी उसका वर्तमान में कोई फोटो नहीं है, कोई उसका चेहरा ही नहीं देखा है। उसको पकड़ने पूरी टीम गई थी। हिडमा को नाम लिख देते हैं, हो सकता नाम आप जानते हो, हिडमा। इसको पकड़ने के लिए बीजापुर इलाके में पूरी टीम सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो की पूरी टीम गई थी। लेकिन ये इतना शातिर है कि इसका मैनुअल इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है
कि इसको भनक लग गया कि पूरी की पूरी बटालियन आ रही है हमें पकड़ने के लिए। और ये जब रहता है तो 3 लेयर सिक्योरिटी रहती इसकी। एक सबसे आउटसाइडर, जहां पे जो जनता है, जनता के सहयोग के द्वारा, एक फिर इसका अंदर, और एक इसका बिल्कुल पर्सनल। जनता के सहयोग से इसको सूचना मिल गई। मैनुअल इंटेलिजेंस वही होता है। दो इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस, एक मैनुअल इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस में आप सैटेलाइट का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं, इसको हम लोग सर्विलांस का यूज करते हैं, इसको हम लोग टेक्निकल इंटेलिजेंस में लेते हैं, यानी तकनीकी तौर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और दूसरा होता है मैनुअल इंटेलिजेंस, यानी जनता के सहयोग से जो सूचना, गुप्तचरों के माध्यम से जो सूचना हमें मिलती है, वो होता है मैनुअल इंटेलिजेंस। इसके पास मैनुअल इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है। टेक्निकल इंटेलिजेंस का इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जीपीएस सिस्टम से गवर्नमेंट इसको ट्रेस कर सकती है, इसलिए टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करता। मैनुअल इंटेलिजेंस का इसने सहारा लिया। अब इसे पकड़, इसको जानकारी मिल गई हिडमा को। जब बटालियन अंदर जंगल में जा रही थी तो इसको आने दिया, इसने रोका नहीं, सीआरपीएफ के कमांडोज को आने दिया। एकदम जब अंदर तक चलिए तो उसका एक टेक्निक है, एम्बुश नाम है, एम्बुश लिख देते हैं, एम्बुश। एम्बुश टेक्निक से उसको चारों तरफ घेर लिया। एम्बुश टेक्निक में होता क्या है कि जब ये दुश्मन अंदर जाता है, ऐसे अंदर जा रहा है, मान ली हिडमा यहां बैठा हुआ है, तो इसने क्या किया, ऐसे घेराबंदी बनाई, ऐसे, यानी यू शेप्ड ऐसे घेराबंदी बनाई। अब ये अंदर की तरफ आते चले गए। अब जब बिल्कुल एकदम टारगेट यहां पर आ गया, तब ये चारों तरफ से इस पर हमला कर दिए। इसको बोलते हैं एम्बुश टेक्निक। चारों तरफ से हमला जब कर देंगे तो उनके बचने की संभावना एकदम 0 हो जाएगी। और इसी टेक्निक से इसने हमारे 22 सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को मार दिया और शहीद हो गए। उसमें से एक व्यक्ति को इसने जिंदा पकड़ा। नाम था उस व्यक्ति का राकेश्वर सिंह मनहास, पूरा नाम उनका। उस व्यक्ति को इसने जिंदा पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि अगर काउंटर अटैक होता है तो एक व्यक्ति उनके पास रहेगा तो उसको छुड़ाने का प्रयत्न वो लोग करेंगे तत्काल में। तो अगर एक व्यक्ति रहेगा तो वो ये लोग जो हमारे कमांडोज हैं वो उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राकेश्वर सिंह को इसने जिंदा पकड़ा और जिंदा पकड़ा लेके चला गया अपने जहां पे जंगल में रहता था। अब इस व्यक्ति को बचाने की कवायद शुरू हुई कि कैसे अपने एक कमांडो को हम बचाएं। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ वहां से भी इंफॉर्मेशन आई नक्सली हिडमा की तरफ से कि भाई आप वार्ताकार को भेजिए, उसके बाद तब हम इनको छोड़ते हैं। मैं छोड़ने के लिए राजी हुआ। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में एक हैं, बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका नाम है धर्मपाल सैनी। 91 वर्ष इनकी आयु है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और सोशल वेलफेयर में बहुत काम इन्होंने किया है, बालिका शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया इन्होंने। तो उनका नाम उसने रिकमेंड किया, धर्मपाल सैनी को भेजा जाए और कुछ पत्रकारों को भी भेजा जाए, लेकिन कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे। हम जो फोटो जारी करेंगे वही फोटो जाएगा बाहर की तरफ। क्या ठीक? तो धर्मपाल सैनी को बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। तो इनको भेजा गया 8 या 9 अप्रैल के आसपास की घटना है। इनको भेजा गया, वहां पे जनता की अदालत उसने लगवाया। हिडमा ने जनता की अदालत लगी भाई, उसमें रस्सी से बांधकर उसको रखा गया था, हमारे कमांडो को रखा गया था, सबके सामने उनको खोला गया। उसके बाद में इनको सुपुर्द किया गया। उनसे खाली इतना कहा उसने, कमांडर ने, कि आप जब जाइएगा अपने घर तो एक फोटो अपने सपरिवार की तस्वीर हमें सेंड कर दीजिएगा। क्यों ऐसा कहा? परिवार मिलने की खुशी क्या होती है ये पूरी दुनिया को वो दिखाना चाहता था। ये उसके पीछे रीजन था। हिडमा बहुत ही सातिर खिलाड़ी है ये, लेकिन चूंकि हमारी मशीनरीज
इसको अभी पकड़ने में अक्षम रही हैं। क्यों? जंगल में आता ट्रेस नहीं हो पाता, और जब भी हम लोग ट्रेस करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। अब मैं एक डाटा आपको बताता हूं, 2011 से 2020 के बीच में 3722 नक्सली हमला हुआ, यानी 3722 नक्सली हमला हुआ, जिसमें 736 आम लोग मारे गए और 489 नक्सली मारे गए। और पूरा ओवरऑल डाटा 2011 से 20 का है कि 656 नक्सली मारे गए। भारत में बहुत बड़ी समस्या है नक्सली की। कभी आप अगर आतंकवाद का भी डाटा देखेंगे तो कभी कहीं ना कहीं ऐसा आपको प्रतीत होगा कि जितने आतंकवादी नहीं मारे गए उससे ज्यादा नक्सली मारे गए, और जितने आम लोग आतंकवादियों के द्वारा मारे गए उससे कहीं ज्यादा नक्सलियों के द्वारा मारे गए। तो ये बिग प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि आपके उसके अंदर है, सीमा के अंदर ये लोग रह रहे हैं और जनता इसमें इन्वॉल्व हो जा रही है, इस कारण से भारत सरकार को इसको बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले तो हमें उनका जनता का कनेक्शन कट करना होगा। अब जनता क्यों जनता इनका सपोर्ट करती है? ये जहां पर रहते हैं वहां पर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इनका आय का साधन क्या है? चुंगी कर, बड़े बड़े सेठों से पैसा लेना, ये पूरा इनकी स्टाइल है, और कोई इनका सोर्स नहीं है। और कभी कभी इन लोगों को बाहर से चीन की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाया करता है, बाहरी देशों की मदद से भी इनको हथियार मुहैया करा दिया जाता है, तो इससे भी सशक्त हो जाते हैं। और सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? सरकार प्रयत्न करी जिस इलाके जो नक्सल प्रभावित जितने भी जोन हैं सब में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए, क्योंकि ये वहीं पर एक्टिव है जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज है। तो सरकार चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड किया जाए, यानी स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए, सड़क बनवा दिया जाए, पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, अस्पताल बनवा दिया जाए। जब ये सरकार ये काम करती है तो ये नक्सलवादी सरकार को डिस्टर्ब करते हैं, सड़क बनने नहीं देते, अस्पताल बनने नहीं देते, मतलब में जैसे बैकवर्डनेस जैसे चल रहा वैसे ही चलने देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर विकास हो गया तो इनकी जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो पैरेलल गवर्नमेंट समाप्त हो जाएगी। ये उसके पीछे का मूल कारण है। अब पूरा जो जितना हमने बताया राकेश्वर नक्सलवाद के बारे में, सलूशन के बारे में, सब पूरी घटना मैंने कवर कर दिया। नक्सलाइट के संबंध में समाधान है, हर चीज का समाधान है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन बढ़िया से अगर पूरे मनोयोग से अगर हम करेंगे तभी सॉल्व हो सकता है। ऐसे खाली भाषण देने से सॉल्व नहीं होगा। इनकी ये जितना हिंसा में हमको साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ करने होंगे। जो भी नक्सलाइट्स हिंसा में इन्वॉल्व हैं उनको सिर्फ हिंसा की भाषा ही समझ में आएगी। उनके लिए हम काउंटर कर सकते हैं, इनकाउंटर कर सकते हैं, हम करें उसको। और दूसरा तरीका, हमें डेवलपमेंट का तरीका इस्तेमाल करना होगा। दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, तभी हम जाकर इस जो नक्सलवाद है इसको हम समाप्त कर सकते हैं। फिर भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं दोनों साइमल्टेनियसली लोग कर रहे हैं तो एक साल में या 6 महीने में नक्सलवाद को समाप्त कर लेंगे। समस्या बहुत पुरानी है, निदान भी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम जब काम करेंगे दोनों एक साथ, तब जाके 2-4 सालों में, 5 सालों में हम इस नक्सलवाद को पूरे भारत से समाप्त कर सकते हैं। आज का करंट अफेयर का इशू ये यहीं फिनिश होता है। फिर हम लोग मिलते हैं थर्सडे को किसी एक नए इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।